अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, अपने इश्यूज़ की तरफ बढ़े, 16 दिसंबर एक ऐसी दिल खराश, एक ऐसी गमनाक तारीख़ कि हर साल जब ये दिन आता है, 7 साल गुजर गए लेकिन दर्द उतना ही शदीद, दिल उतना ही अफसरदा हो जाता है। हम 2 मिनट प्रोग्राम के शुरू में निकालना चाहते हैं और शहदा के लिए, इसाले सवाब के लिए उनके दुआ करना चाहते हैं। और जो लवाहिकीन हैं, दिल को सब्र तो नहीं आएगा लेकिन कुछ करार आ जाए, इसके लिए हम दुआ करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले इशू की तरफ। शब्बर ज़ैदी साहब, साबिक चेयरमैन FPR, उन्होंने एक निजी तकरीब से खिताब किया। यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था जिसके ऊपर वो अपनी कुछ राय का इजहार कर रहे थे, एक्सपर्टीज शेयर कर रहे थे। इस दौरान उनकी एक स्टेटमेंट, एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें शब्बर ज़ैदी कहते हैं कि जी पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है, अच्छी हालत में नहीं है। जो तब्दीली की बात करते थे और अच्छे हालात हैं पाकिस्तान की, इसकी बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहा, ये जो 3 मिनट का क्लिप है, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ये जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हमारे, हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त अगर इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बातें हैं। शब्बर ज़ैदी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसके बाद ट्विटर पे उन्होंने एक पैगाम भी दिया जिसमें उन्होंने कुछ ये भी कहा कि मिस रिपोर्ट हो रहा है ख़बरों में। जो पूरा 30 मिनट का उनका सेमिनार से खिताब था, उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा कि, ये आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं उनका ट्वीट, उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जी मुल्क दिवालिया हो चुका है। लेकिन इसकी बड़ी उन्होंने वजाहत की और ये भी बोला कि ये कहना या ये तासुर देना, खासकर जो हमारी सियासी जमातों की तरफ से दिया जा रहा है कि मुल्क में सब कुछ बड़ा अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा, ये गलत है। हमें पहले हकीकत का इदराक करना होगा, इसको तस्लीम करना होगा कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, और फिर सलूशन की तरफ, यानी चीज़ें कैसे ठीक होंगी, इसकी तरफ देखना होगा। तो शब्बर ज़ैदी साहब जो बात कर रहे हैं और इसकी वजाहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर भी करते हैं, इसको ज़रा हमने आज ज़ेर बहस लाना है। अपना सवाल कुछ यूँ है हमारा अपने एनालिस्ट से कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है जैसे शब्बर ज़ैदी साहब बता रहे हैं, मौजूदा करंट अकाउंट और माली खसारे को मद्देनजर रखते हुए? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तजियाकारों के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, शहजाद इकबाल साहब और महमूद सरफराज साहिबा वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रही हैं। शहजाद, सबसे पहले तो जो शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा है, क्योंकि मुल्क की मईशत को देखते हुए वो बात कर रहे थे, ज़रा हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं क्या वाकई में ऐसा है जो वो बात कर रहे हैं? क्या हमारे सियासतदान जब ये कहते हैं कि हालात अच्छे हैं, अच्छे हो रहे हैं, मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, तो वो गलत है? देखिए, मैं सुना है मैंने शब्बर ज़ैदी साहब का, और मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों ये बात की है कि मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो गया है, और बाद में कह रहे हैं कि मैंने जो है 3 मिनट का मेरा क्लिप सिर्फ वायरल किया गया और बाकी 27 मिनट जो मैंने बात की वो नहीं दिखाया गया। मुझे नहीं समझ आता कि 3 मिनट में वो ये बात क्यों करेंगे, क्योंकि कहीं से भी ये सूरत हाल तो नहीं है कि पाकिस्तान कोई बैंकरप्ट होने जा रहा है। हम IMF के प्लान में है, ऑलमोस्ट हमारा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो चुका है, मोस्ट लाइकली जो उनकी शराइत है वो हम मान लिए हैं, और जो बोर्ड है वो अप्रूव भी कर देगा और प्लान दोबारा मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाएगा। इसके अलावा भी इस वक्त देखें तो प्रेशर्स जरूर है, और वो दोनों साइड पर है। करंट अकाउंट साइड पर भी है, यानी कि जो आपका डॉलर का खसारा होता है वो भी है, और आपके फिस्कल साइड पे भी है, यानी कि आपकी जो अखराजात है वो आमदनी से ज्यादा है। और ये कोई ऐसे डेफिसिट्स नहीं, ऐसे खसारे नहीं जो माजी में हमने नहीं देखे हैं। ये बात दुरुस्त है कि दोबारा करंट अकाउंट बड़ा तेजी से बढ़ने लगा है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अब अपना जो बेंचमार्क उसको दोबारा चेंज कर दिया, टारगेट 4% कर दिया है GDP का। तो ये कंसर्न जरूर है, जिसके लिए आपने देखा होगा शाहजेब खानजादा के शो पे अभी आए थे रजा वाक़िआ साहब, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हमारे पास मैनेजेबल सिचुएशन है, जितनी हमने डॉलर में अदायगी करनी है, जो हमारा डेफिसिट है हम वो मैनेज कर लेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि 3 मिनट में भी आप ये क्यों बात करेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। हाँ, प्रेशर जरूर है, IMF ने इस चीज की निशानदेही करवाई है,
بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف کہے ہمیں خود ہی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیں گے جو منی بجٹ آئے گا اس میں میجرز لیے جائیں گے آن دی ٹیکسز سائڈ ایز ویل. جو ایگزیمپشنز ہیں وہ ختم کی جائیں گی. آپ اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کریں گے تاکہ جو آپ کا مالی خسارہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اقدامات اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی لے رہا ہے. حکومت بھی جو ہے وہ ٹیکسز بڑھانے جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہم کوشش کریں گے کہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے بھی کم کریں. گروتھ البتہ ایک مطمئن فیکٹر ہے کہ 4 سے 5% ہوگی. اس پہ اتفاق اسٹیٹ بینک کا بھی ہے, فائنانس منسٹری کا بھی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں کہہ رہا ہوں حالات مشکل ضرور ہیں. حکومت کے سامنے چیلنجز تھے, اور سب سے بڑا چیلنج جس کی بار بار میرے خیال سے اس پروگرام میں بھی بات ہوتی رہی ہے وہ ہے مہنگائی کا چیلنج, اور حکومت کیسے اس کو کنٹرول کرے گی, ایک عام آدمی کو کیسے ریلیف دے گی. وہ اپنی جگہ پہ کنسرنز ہیں. بٹ بینکرپسی اگر آپ کہیں تو مجھے نہیں لگتا, میں نے بھی آپ کو دیکھا. بینکرپسی آپ کو نہیں لگتا کہ صحیح؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے چھوٹی سی ایک اور چیز بتا دیں, پیٹرول کی قیمتیں, پیٹرولیم ریلیٹڈ چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے کل. کیا آنے والے دنوں میں ہم کچھ ریلیف عوام کے لیے اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ علینا مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی علینا اتنا کوئی میسج شہزاد یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, گو کہ تھوڑا سا. ہاں اچھا, جو قیمتیں ہیں پیٹرول کی, ڈیزل کی, اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, اور ظاہر سی بات ہے ڈبل امپیکٹ ہے. ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی, پھر آپ کا روپیہ اتنا گر گیا کہ اس کا امپیکٹ آیا ہے. 5 روپے کا ریلیف تو ملے گا, بٹ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس وجہ سے جو نان انرجی نان فوڈ آئٹمز کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے, قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, تو وہ آپ کو ہوتا نظر نہیں آتا. ریورس تو نہیں ہوتا, لیکن آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جو رفتار ہے مہنگائی اس کو آپ کنٹرول کریں, اس کو آپ کم سے کم رکھیں. لیکن وہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے واضح کر دیا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. زیدی صاحب کی بات پہ ذرا واپس آتے ہیں. نیائی صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ جس طرح سے ابھی شہزاد نے کہا, ان کی رائے میں پریشر ضرور ہے, لیکن یہ شبر زیدی صاحب کی بات درست نہیں ہے کہ دیوالیہ ہو گیا. میرا خیال ہے جی, میں تو حتمی رائے دینے میں کوالیفائی نہیں کرتا ہوں, لیکن شبر زیدی صاحب کوالیفائی کرتے ہیں. اس لیے اگر یہاں پہ ہم تجزیاتی طور پہ کوئی بات کہیں گے تو ہم حتمی بات نہیں کر سکتے. شبر زیدی صاحب کر سکتے ہیں, گھر کے بھیدی ہیں. اور جب یہ آئے تھے تو اس زمانے کا آپ نیوز پیپر اور ٹی وی کلپس نکال لیں, ایسا لگتا تھا جب پا لیا ہم نے کوئی بہت بڑا سرخاب پا لیا. اور بتایا گیا تھا کہ یہ بندہ جس کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ یہ خود ٹیکس پیئر جو ٹیکس ریٹرنز دیتے ہیں ان کے ٹیکس سسٹم کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں, تو یہ کیسے ٹیکس اکٹھا کریں گے. لیکن اینی وے عمران خان کی حکومت میں چاہے رزاق داؤد کا کوئی محمد ڈیم ہو, چاہے کچھ چینی ہو, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کا ایشو ہے ہی نہیں. چنانچہ شبر زیدی صاحب کا یہ پہلو تو چلو ہم اسے چشم پوشی کرتے ہیں, پہلو تہی کرتے ہیں. اب آ گئے, انہیں بات کی, لفظ یوز کیا انہیں اینٹی. اینٹی کیا ہوتا ہے اردو میں؟ تو لفظ جو قریب ترین مجھے اس پہ پاس ہیں, ہستی, وجود, ذات, اور کوئی کلیئرٹی. اگر شبر زیدی صاحب بینکرپسی لفظ نہیں سمجھتے تو کیا میں سمجھتا ہوں؟ بینکرپسی کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے, آپ کا دیوالیہ پن کب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پروڈکشن ہے, جو آپ کے پاس منی جنریشن ہے, آپ کی جو ڈیٹ پیمنٹس ہے اس سے بہت پیچھے رہ جاتی ہے. اور ڈیٹ کی سروسنگ کو چھوڑ دیں, اور ایکچوئل ڈیٹ کو پرنسپل کو چھوڑ دیں, سروسنگ میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. 1500 ارب روپے کی ڈیٹ ہم سروس کر رہے تھے 2018 میں, آج ہم 3000 ارب جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں دے رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی, یہ مہنگائی کیا ایشو ہے؟ مہنگائی تو غریب آدمی پس رہا ہے, مہنگائی کا تو میرے جیسے لوگوں کے پاس ہے, ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑ رہا. اس سے کوئی اکانومی کو تباہ کیا ہے؟ اس سے تو لوگوں کی کمر توڑی ہے, پسپا کر دیا ہے, لوگوں کو خودکشیوں میں مجبور کیا ہے, لوگوں کے گھر بار اجاڑ دیے ہیں. وہ پاکستان کے اندر اجنبی ہیں, دے آر ایلین ٹو دس کنٹری. وہ پاکستان کے وہ شہری نہیں ہیں, شہری ہماری اشرافی ہے, پریویلیج ہے, ان کا مہنگائی ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے لیکن جو شبر زیدی صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے بیسک کوشچن اٹھا دیا پاکستان کی بینکرپسی پہ, جو کہ حفیظ پاشا صاحب شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ اس میں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور جو فسکل ڈیفیسٹ ہے. ڈیفینیٹلی یہ جو ہے یہ آگے جس کو کہنا چاہیے کہ یہ آپ کے ہوتے ہیں اشارے ہوتے ہیں, اور یہ اشاریہ بتا دیں ملک ادھر جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے سر, لیکن جیسے جیسے شہزاد نے بھی کہا,
جیسے شہزاد نے بھی کہا نیائی صاحب کہ پریشر ضرور ہے, آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں بے شک وہ فلکچویٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے. دیکھیں جی, اگر آپ نے مجھ سے پوچھے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس باتیں میں شہزاد کوالیفائی کرتے ہوں گے, میں نہیں کوالیفائی کرتا. اس لیے کہ شبر زیدی صاحب آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ لیکن آپ ڈاؤٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن جب شبر زیدی صاحب یہ بات کہتے ہیں تو آپ ان کی بات میں وزن ڈال رہے ہیں. اگر فائنانس منسٹر کہے گا کہ ہم دیوالی ہیں, اگر ایک بندہ جو کہ سسٹم کو کھنگال کے آیا ہے, جو کہ ٹیکس جسے کلیکٹ کرنی ہے, جس نے جو پاکستان کے اندر وہ کہے گا تو پھر آپ اس کی بات پہ یقین کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. مجبور, اور وہ بھٹی صاحب ٹھیک ہے نیائی صاحب, ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے نیائی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب کی طرف میں جانا چاہتی ہوں. بھٹی صاحب پوائنٹ صحیح ریز کیا ہے, کہتے ہیں کہ جب اتنا بڑا بندہ اتنے اچھے کریڈینشلز کے ساتھ اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر سوالات اٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ یقین کرنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہو. کیا صحیح ہے میڈم شیخ؟ جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ آج 16 دسمبر ہے, تو آج 16 دسمبر ہے. میں اپنی تمام قوم کو کہنا چاہتا ہوں, اور اس 16 دسمبر سے کچھ سیکھیے پلیز خدا کے لیے. 16 دسمبر ہم سوگ منا کے بہت سوگ منا لیا, اب اس سے سیکھنے کا وقت آ گیا ہے. دوسری بات ہے کہ 16 دسمبر ہے میڈم شیخ, بنگلہ دیش اپنی 50ویں سالگرہ منا رہا ہے اور اس کے $50 بلین کی ایکسپورٹ ہے. مالیاتی ذخائر $48 بلین ہیں, دنیا کی 37ویں بڑی معیشت ہے. اور ہم میڈم شیخ 3 طریقے ہوتے ہیں مہنگائی کو ماپنے کے. ایکسچینج ریٹ $181 پہ ڈالر پہنچ گیا, فی کس آمدنی $1190 ہے ہماری. ہم اس لحاظ سے 159ویں نمبر پر ہیں پوری دنیا میں, 159 نمبر پر. سارک کے 7 ممالک پر 6 نمبر پر ہیں, اور انفلیشن ریٹ 10% کو ٹچ کر رہا ہے. میڈم شیخ بلا شبہ جو تبدیلی سرکار تھی وہ تبدیلی نہیں لا سکی جو ان کے وعدوں دعووں نعروں میں تھا. بلا شبہ حالات اچھے نہیں ہیں. بلا شبہ یہ کہنا کہ ملک بہت اچھا چل رہا ہے یہ غلط ہے. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, شرمناک IMF معاہدہ, حکومتی مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس, عالمی سطح پر بھی مان لی حالات خراب ہیں. خارجہ پالیسی کا ہمارا یہ حال ہے کہ دوست ملک سعودی عرب جو ہے اس نے ہمیں 4% پر پیسے دیے ہیں, وہ ہم خرچ نہیں سکتے, اپنے بینک پر میں رکھ سکتے ہیں. 4% سود پر دیے, اور ادھار تیل 3.8% سود پر. لیکن یہ کہنا کہ ملک بینک کرپٹ ہو گیا ہے یہ نہیں میں مانتا. حالات بہت خراب ہیں, بینک کرپٹ کا میں نہیں مانتا کہ یہ ہمارے حالات اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. زیدی صاحب کے بیان کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو بھٹی صاحب؟ آخری بات معیشت کے, یہ ڈاکٹر بھی بیمار معیشت کو ٹھیک کرنے آئے تھے. یہ جو شبر زیدی صاحب ہیں, یہ معیشت کے ڈاکٹر بھی بیمار معیشت کو ٹھیک کرنے آئے تھے, اور چند ماہ میں خود بیمار ہو کر خیر سے گھر نکل گئے. پتلی گلی سے باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں, آ کر کچھ ان پٹ دینا بہت مشکل ہوتا ہے, اور یہ ان کو پتہ ہے, اور بعد میں علاج بھی کرواتے رہے اپنا. تو کہنے کا مقصد یہ حالات خراب ہیں, یہ سارے جو ارسطو ہیں افلاطون ہیں ان ساروں کے ملک حوالے کرو اور ان کو کہو کہ صحیح کر کے دیں, اور ان میں سے کئی کو موقع بھی مل چکا ہے. ہماری تباہی کے ذمہ دار یہ بھی لوگ ہیں. اور لیکن یہ بڑا پوائنٹ آپ کا, ہمیں شہزاد کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں. 1 منٹ رک جائے. شبر زیدی کو صحت دی, اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو بھی صحت دے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. شہزاد ذرا آپ کی طرف یہ پوائنٹ لے کے آنا چاہتی ہوں, جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھٹی صاحب کہ ان کو بھی موقع ملا, چلے گئے واپس. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ بھی ذمہ دار ہیں جو سارا کچھ ہوا اگر یہ آج کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اس کے یہ ایفرٹ کی؟ دیکھیں کوئی فائنانس منسٹر تو تھے نہیں شبر زیدی صاحب, FBR کے چیئرمین تھے, یعنی کہ جو ٹیکس ریونیو ہے اکٹھا کرنا وہ ان کی ذمہ داری تھی, باقی پاکستان کی معاشی پالیسی بنانا ان کی ذمہ داری نہیں تھی. دوسرا نیازی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ شبر زیدی صاحب اتھارٹی ہیں, وہ اگر کہیں گے بینکرپسی والے حالات ہیں تو یقیناً ہوں گے. میرے خیال سے جب سے انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑا ہے اس کے بعد میجورٹی آف دا ٹائم جو میں نے ان کو سنا ہے شوز پر یا ان کے ٹویٹس پر, وہ پہلے سے زیادہ پرو عمران خان ہو گئے ہیں, وہ پہلے سے زیادہ پرو PTI گورنمنٹ ہو گئے ہیں, پہلے سے زیادہ مثبت باتیں کرنے لگے ہیں. تو پھر ان کی ہر بات کو ہی تسلیم کر لیا جائے؟ نیازی صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ خالی اس بات کو چھوڑ کے دوسری باتوں پہ بھی یقین کر لیں. پھر میں اپنا خیال اظہار کر دوں گا, آپ ختم کر لیں. جی بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. درمیان میں بول دیں آپ. بات کی ہے
बता दिया उन्होंने। कोई भी शख्स हो जो मईशत को जानता हो, वो ये जरूर कहेगा कि हालात खतरनाक हो सकते हैं, महंगाई के हालात खतरनाक हो चुके हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के हो सकते हैं अगर आपने हालात पर काबू नहीं पाया, ये रेड लाइंस जरूर हैं। लेकिन कोई ये कहेगा कि हम कोई दिवालिया हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं। चलिए जवाब सुन लेते हैं न्यायी साहब का। देखिए अलीना शहजाद साहब, तो उसमें बहस हो सकती है। अलीना शहजाद साहब मजेदार गुफ्तगू करने में सानी नहीं रखते, बड़ा अच्छा बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं, कहते हैं जी कि उनका काम से टैक्स इकट्ठा करना था। भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री अलीना समझे, फाइनेंस मिनिस्ट्री है कि आपके पास जो, और टैक्स इकट्ठा करना भी उनके नीचे इसलिए आता है कि आपकी एक आमदनी है और आपने उसके मुताबिक बजट बनाना है और खर्च करना है। ये सिंपल 2 लाइन की है। इसको कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि आपके इकट्ठे किए पैसे को उसके मुताबिक खर्च करना। को उसके लिए ये नहीं है कि उन्होंने हमें जो है K2 भी सर करके देनी है, ये उनके उस समुद्र की गहराइयों से जजीरे तलाश करने हैं। रेवेन्यू जनरेट करना था, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितनी मेरी बात एक फिक्र ऐड कर देना। अब अगर उनके सामने ये आता है कि जी रेवेन्यू अगर हम उतना नहीं पैदा कर रहे कि जिससे हम अपना डेट सर्विसिंग कर सकें उधार लेके, क्योंकि आपने जो ट्रेड डेफिसिट है उसको, अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको उधार लेके पूरा किया हो पैसे से, अगर वो नहीं कर रहे तो उनको इतना भी नहीं पता, तो फिर तो एक और बड़े हमाकत है कि कैसे बंदे को FBR का चेयरमैन बनाए रखा जिसको ये नहीं पता कि ये रेवेन्यू जो है ये इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जो अंदर से सिस्टम को देख के आए हुए हैं। अच्छा, रिफॉर्म्स तो वैसे वो बड़ी लेके आए थे, लेकिन उसके बाद फिर हड़तालें वगैरह शुरू हो गई थी, प्रेशर में सकम कर गई, हुकूमत नहीं सस्टेन कर सके। शहजाद, आप इसके ऊपर प्लीज न्याय साहब का जवाब दीजिएगा थोड़ा सा। तो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना जो कि FBR की जिम्मेदारी है, वो तो एक एस्पेक्ट है ना, बाकी आपके अखराजात वही तो टोटल एस्पेक्ट है, वही तो टोटल। भाई अगर आपको 6000 फाइनेंस मिनिस्ट्री का है ना, अगर 6000 फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, नहीं जो 6000 का फर्ज किया, 6 ट्रिलियन आपने इकट्ठा करना है, तो 6 ट्रिलियन किसे इकट्ठा करना है? फाइनेंस मतलब असल फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या है कि उसके बाद 6 ट्रिलियन है। जैसे उसने डेट सर्विसिंग करनी है, उन्हें डिफेंस बजट बनाना है, उन्हें डेवलपमेंट करने हैं, उसे गवर्नमेंट के अखराजात करने हैं, यही बड़ी बड़ी मद है 4-5। इसके अंदर कितना इनके चाहिए? 6 ट्रिलियन। 6 ट्रिलियन किसे देने? FBR ने देना है। तो बाकी रह क्या जाता है कि हम चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। तो आपका नुकता क्या है? आपका नुकता ये, एक मिनट, आपका नुकता नहीं, मेरा नुकता ये है कि शबर जैदी एक मोतबर राय है। मैंने तो आपको वहां पे ये कॉन्टेस्ट किया था। नुकता ये है कि FBR, वो कह रहे हैं वो अंदर के बंदे, अगर वो ऐसी बात, वो मुतबर राय, आपने कहा जी ये मुतबर राय नहीं है, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया है। महमल को शामिल गुफ्तगू करते हैं, बात को नहीं चैलेंज किया। ठीक है। मैंने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री में सब कुछ मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया या नहीं हो गया। मैं चाहती हूँ जी महमल की थोड़ी सी इसमें राय शामिल की अथॉरिटी है, वो ज्यादा बेहतर कर सकते, महमल से पूछ रहे, बाकी वो बता देंगे। ठीक है न्याजी साहब, शहजाद, आप दोनों की राय आ गई। महमल को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। महमल, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या वजह हो सकती है शहबाज जैदी साहब के अब बयान की, और जैसे न्याई साहब कह रहे हैं घर के भेदी हैं, अगर वो ये बात करें तो क्या हम उनकी बात पे यकीन करेंगे? पहले तो बहुत शुक्रिया अलीना कि मुझे भी फाइनली शामिल गुफ्तगू कर लिया है। खैर एनीवे जो बात है वो ये है कि दिवालिया तो मैं शहजाद के साथ एग्री करती हूँ और शहबाज जैदी साहब के साथ के नहीं। बैंकरप्ट तो हम नहीं हुए, डिफॉल्ट तो हमने कोई इंटरनेशनल पेमेंट्स के ऊपर नहीं किया, ना ही इसके कोई आसार नजर आ रहे हैं। जो बात उनकी सही है वो ये है कि जो हुकूमत एक रोजी पिक्चर पेंट करती है रोज कि मईशत बहुत अच्छी चल रही है या मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि तिजारती खसारा भी जिस तरह शहजाद ने बताया वो हमारा बढ़ गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देखें, कर्जे आप देखें कि उसके अंदर कितने बढ़ गए हैं, फिर शरह सूद को आप देखें किस तरह से बढ़ गई है। अब उससे हमारी जाहिर बात है पेमेंट्स भी जब वापस करनी होंगी तो एक मिसमैनेजमेंट तो दिखाई दे रही, क्योंकि अगर ये मिसमैनेजमेंट ना होती तो फिर आज भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब होते, या फिर हफीज शेख साहब होते, या हमाद अजहर साहब होते। आप चौथे फाइनेंस मिनिस्टर पे इस वक्त शौकत तरीन साहब पे ना बैठे होते। फिर पावर और पेट्रोलियम के अंदर ही आप देख लें, या फिर गुलाम सरवर खान साहब भी होते हैं, उमर अयूब होते, ताबिश गौर भी कहीं ना जाते, नदीम बाबर साहब भी कहीं ना जाते। तो बहुत सारे मसाइल तो हैं ना, लेकिन दिवालिया एक बहुत बड़ा लफ्ज है। हाँ। बैंकरप्ट कहना किसी मुल्क को या इस तरह की जो बात करना वो दुरुस्त नहीं है। मुश्किलात वजह क्या लगती है? क्या कोई सियासी तौर पे मोटिवेटेड बयान लगता है आपको?
जैसे भट्टी साहब ने कहा। देखिए मैं इसको सियासी, मुझे नहीं पता उसके पीछे उनका क्या है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको जो बयान सामने आया और उनकी ट्वीट्स जो सामने आई हैं, और जो जिस तरह शहजाद उसके ऊपर आपकी राय है कि नहीं दुरुस्त नहीं कह रहे के ऊपर तो हमारी यही राय है। ठीक है जी, डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो फिर इसको कंक्लूड करते हैं सवाल को। यहाँ पर मेरे जो तीन हैं, भट्टी साहब, महमद सरफराज साहब और शहजाद इकबाल, वो समझते हैं कि शब्बर जैदी साहब का बयान बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नियाजी साहब कहते हैं कि शब्बर जैदी साहब क्योंकि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रहे हैं, चेयरमैन FBR रहे हैं, वो घर के भेदी हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, और उनके बयान को इसलिए हमें ज़रा वज़न देना चाहिए। जनाब, छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद साहब की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। अब कहा जाता है कि मखदूम अहमद महमूद साहब जरदारी साहब के बड़े ख़ास हैं, और पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब की हवाले से बड़ी अहमियत रखी जाती है, सुनी भी बड़ी उनकी जाती है। ज़राए के मुताबिक ये जो मुलाकात थी वो मखदूम साहब की ख़ास तौर पर दरख्वास्त के ऊपर हुई है। इसहाक डार भी इस मुलाकात में शामिल थे, और फिर खबरें ये भी आ रही हैं हमारी नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक कि इस वक्त लंदन जो है वो काफ़ी गहमा गहमी का महवर बना हुआ है। जहांगीर तरीन साहब भी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। एनीवेज, फिर नवाज शरीफ साहब ने लंदन से फ़ोन किया है लाहौर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। खबर तो ये कहती है कि शुजात हुसैन साहब की उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की, अयादत की, लेकिन ये भी कहा साथ साथ कि जब आप लंदन आए तो मुलाकात ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें बात क्या हो रही है? ताने बाने इस तरह से भी मिलाए जा रहे हैं नाकदीन की जानिब से कि मखदूम साहब जाना, मुलाकात करना, फिर जरदारी साहब का यहाँ पर काफ लीग से मुलाकात करना, और फिर मुलाकात जो मखदूम साहब और नवाज शरीफ की होती है उसके फ़ौरन बाद काफ लीग को नवाज शरीफ का फ़ोन जाना। तो क्या नवाज शरीफ 22 साल बाद PTI हुकूमत गिराने के लिए चौधरी बिरादरान से समझौता कर लेंगे? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। नियाजी साहब, देखिए जी, जहाँ तक फ़ोन का ताल्लुक है तो चौधरी शुजात साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, और मैं भी इस TV इस प्रोग्राम के ज़रिए चौधरी साहब की खैरियत भी अल्लाह ताला से ये नेक मतलूब चाहता हूँ, और अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्द से अज़ाब करें। वो बहुत ही सीरियस बीमार हैं। इससे पहले जब वो जर्मनी में इलाज कराने गए थे तो नवाज शरीफ साहब ने उनको तब भी फ़ोन किया था। मेरा ख्याल है आपने एक बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया, 22 साल इनके अंदर जो राब्ते हैं एक दूसरे के घर आने जाने के, और एक दूसरे की डेथ के ऊपर और बीमारियों के ऊपर एक दूसरे की मारपुरसी करने में, ये एक लम्हे के लिए भी उसमें कोई रखना नहीं आया। दूसरी बात जो है वो भी आपकी बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ पक रहा है, और इसी बहाने देखें, एक ज़हन में रखें कि जैसे हम कहते हैं ना कि मुल्कों के अंदर जो हैं वो मफादात जो होते हैं वो उनके होते हैं, दोस्ती और दुश्मनी है उनके मफादात के तहत होती हैं, वो मुस्तकिल नहीं होती। इसी तरीके से सियासत के अंदर भी यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ दोस्ती और दुश्मनी जो हैं वो मुस्तकिल नहीं होती, मफादात के ताबे होती हैं। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब अब थोड़े से नरम हो गए हैं, और वो पीपल्स पार्टी के साथ जो फार्मूला भी है हमारे सामने तो नहीं आया, लेकिन 2-3 जो फार्मूला जो ऑप्शंस थे जिनके ऊपर पहले ये मालूम हुआ था कि नवाज शरीफ साहब किसी एक पे भी राज़ी नहीं होते, क्योंकि वो यही सिर्फ चाहते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि शायद खाकान अब्बासी जिसको वो ज़्यादा हाईलाइट करते रहते रहे हैं, या मरीम नवाज साहबा। लेकिन लेटली मुझे भी पता चला है कि 3-4 हफ्ते से, और ये सिर्फ मुलाकातें कुछ का जिक्र आपने किया है, कुछ मुलाकातें हैं जिनका जिक्र आपने नहीं किया, लेकिन मेरे इल्म में है, और वो इसलिए मैं क्या समझता हूँ कि वो चूँकि सामने नहीं आई मीडिया पे तो वो मैं लानी भी नहीं चाहिए। तो ये एक सिलसिला नियामत है नवाज शरीफ साहब के, ये इसी सिलसिले में उनको राज़ी करने में या उनके साथ बातचीत करने में। यहाँ जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी भी हमारे 2-3 दोस्त हैं जो लंदन बैठे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, 3-4 हफ्ते से। तो हो गए सर नवाज शरीफ साहब राज़ी? फिर खबर क्या है? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ से राजी, मेरा खबर यही है कि नवाज शरीफ साहब जो एक दरमियान में कोई फार्मूला निकाला होगा, शायद उसमें ये भी हो सकता है अमकानी, अब हम तो जायचे ही बना सकते हैं ना सियासी, कि बुज़दार को पहले हटाएं और फिर किसी एक के ऊपर से उन्हें मुतफिक भी कर गए होंगे कि इसको चीफ मिनिस्टर बना दें। सर फिर आपने हाँ की फाल निकाली है, मैं ये समझ रही हूँ आपके तज्जिए से, दबे अल्फाज में आपने कहा है कि हाँ जी हो गई है निकी जी हाँ,
शहजाद बड़ी बात वाली हाँ मेरी दोनों आपका क्या तज्जिया है? आपके पहले जवाब में बड़ी बड़ी हाँ है जो नहीं लिखी गई और इसमें बड़ी हाँ निक्की नहीं हाँ नहीं है निक्की जी नहीं है, बड़ी वाजे हाँ है। बड़ी हाँ, ओके बड़ी शहजाद, हाँ। आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर? बड्डी हाँ कर दी है नियाजी साहब ने। भाई क्या चल रहा है शहजाद, आप क्या समझते हैं? पहले बातें तो बड़ी हुई थी, लेकिन क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? अनिला, क्योंकि खबर जो है वो नियाजी साहब के पास है, तो मैं कहूंगा थोड़ा उस खबर को और पकाते हैं। नियाजी साहब से ये पूछें कि 3-4 हफ्ते से जो लोग बैठे हुए हैं और कुछ ऐसी मुलाकातें हुई हैं जिसका वो कह रहे हैं मैं जिक्र नहीं कर सकता, वो सियासी मुलाकातें हैं या गैर सियासी लोगों से मुलाकातें हुई हैं? देखे ना, अब आप पता नहीं सियासी है या गैर सियासी, मीडिया का आदमी, अब भट्टी साहब पता नहीं सियासी है या गैर सियासी या महमल, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है हम सियासी हैं, हम सियासी हैं, क्योंकि सियासत के अंदर पेरिफेरी पे मौजूद है सियासत की। साहब ऐसे नहीं होगा, गैर सियासी का मतलब वो लोग होता है जो कि इलेक्शन नहीं लड़ते, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं गैर होते। सियासी कर ले, चलो आपकी डेफिनेशन आपने अच्छा की वजाहत कर दिया, उसके मुताबिक गैर सियासी कह ले, वो भी हो रही है और सियासी भी हो रही है। गैर सियासी लोगों के साथ इतनी सारी मुलाकातें क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ? वाह वाह वाह, ये आप बताइए आप क्यों इतने भोले बन गए रिपोर्ट कार्ड में आके? अपने प्रोग्राम में तो इतने भोले नहीं होते आप माशाल्लाह। ये यहाँ पे बड़ी सादगी है आपकी, यहाँ तो हमारे प्रोग्राम को आप खराब करने के लिए आते हैं। आपके अंदर जो ज़हानत फतानत है वो यहाँ भी हमारे साथ शेयर किया करें। नहीं सर, ये बड़ा मासूमाना जेन्युइन सवाल है। देखें जी, आपके पाकिस्तान में एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। हारून फैमिली से लेके जो सियासत के अंदर ऐसे किरदार, मजीद निज़ामी साहब से लेके कई हैं जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं। मुशर्रफ साहब ने मजीद निज़ामी साहब के जरिए नवाज शरीफ साहब को जद्द पैगाम भिजवाया। इसलिए मैं शहजाद साहब पे हैरान हो रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि जो गैर सियासी लोग हैं ये सबसे ज़्यादा मौसर यही होते हैं। आज मैं और महमल तो ऐसे हैं जैसे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम शो पीस हैं। सर चाय पियेंगे आप, ड्रिंक्स लाएंगे आज? सर चाय पियेंगे, कोक बनाए आप लोगों के लिए। इजाजत दे दे, मेरे ख्याल से हमें इजाजत दे दे। हम चले मैं जरा देख के आती हूँ, भट्टी साहब मैं जरा देख के आती हूँ वो ट्रॉली कहाँ तक पहुंची अभी तक क्यों नहीं आई। भट्टी साहब मैं छुट्टी ले लिया करूँगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। राब्तों की खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े राब्तों की खबरें आ रही हैं, और उसके ऊपर एक खबर हमें नियाजी साहब ने भी दे दी है। कहते हैं कि उनके पास या उनके तज्जिए के मुताबिक, उनकी इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब समझौता करने को तैयार हो जाएंगे पीटीआई की हुकूमत गिराने के लिए पंजाब में खास तौर पे। भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है? और अगर पीपल्स तासुर ऐसा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी दरमियान में सब कुछ ब्रोकर करवा रही है, तो वो क्या हासिल करेंगे इससे, और उनका क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट? मैडम शेख, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे बाद महमल को भी मौका दीजिएगा। मैडम शेख, ये ज़हन में रहे कि चौधरी शुजात हुसैन ने एक किताब लिखी थी, सच ये है। इसमें चौधरी साहब ने लिखा था कि 7 मरतबा मुझे शरीफों ने धोखा दिया और चीट किया। अच्छा, चौधरी बरादरान ये भी सुनाया करते हैं कि सऊदी अरब जाते हुए जो कलसूम नवाज साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे, हमारे घर में ठहरी हुई थी और उन्होंने हमें मुशर्रफ से डील का धुआं तक नहीं लगने दिया, बल्कि हमारे घर से निकली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमें पार्टी से निकाला और सारे सऊदी अरब चले गए। ये भी ज़हन में रहे कि चौधरी बरादरान ये भी कहते थे कि हम सब पर एतबार कर सकते हैं, शरीफों पर नहीं। अच्छा मैडम शेख, ये भी ज़हनों में रहे कि नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा था कि मैं सबको पार्टी में वापस ले सकता हूं, मगर शेख रशीद और चौधरी बरादरान को नहीं। शेख रशीद को इसलिए नहीं कि उसने मुझे ज़बानी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया, और चौधरी बरादरान को इसलिए नहीं कि उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी और काफ लीग बनाई। सर अब ये न्याय साहब तो कह रहे हैं कि गौर करना शुरू हो गए अब जी। अब ये जो है, इसको एक तो ये समय अल्लाह चौधरी साहब को, शुजात साहब को सेहत अता करे, वज़ादारी की अलामत है, रख रखाव की अलामत है। अब ये एक सियासी वज़ादारी भी हो सकती है दोनों ख़ानदानों का, वो जो पिछला है कि हाल अवाल पूछना भी हो सकता है। मगर मुझे और लगता है मैडम शेख, मुझे लगता है कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल परसों पैगाम पहुंचाया था कि शहबाज शरीफ हमारे सुलहजू वज़ीर आज़म हैं, उसको भी इसमें शामिल करें। और दूसरी तरफ मखदूम अहमद महमूद, जहांगीर तरीन साहब के जो रिश्तेदार हैं, उनका जहांगीर तरीन मुबैना तौर पर जहांगीर तरीन साहब के बिहाफ पर
साउथ पंजाब को लेकर उधर मिलना, वो भी, और फिर टेलीफोन करके लंदन आने की दावत देना, ये अगले इलेक्शन, अगले सेटअप के लिए सफ बंदी। और मैडम शेख, आखिरी बात ये भी ज़हनों में रहे कि चौधरी बरादरान जरदारी साहब से भी मिल चुके हैं, वो जरदारी साहब के साथ इक़्तिदार भी शेयर कर चुके हैं, और वो कहते हैं हमें जरदारी साहब के साथ ज़्यादा हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब चूंकि कन्विक्टेड हैं, मफरूर हैं, वो वापस आके अदालतों का सामना करें, और फिर उसके बाद ये सियासी सरगर्मियों के लिए वो नहीं गए थे, वो इलाज के लिए गए थे। अब बाकी सारी बातें बाद में, आगे आगे देखिए क्या होता है। अच्छा ठीक है, भट्टी साहब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के हमें छोड़ दिया 2.5-3 मिनट तक। महमल, न्याजी साहब ने जो इतनी बड़ी बत्ती जिस ट्रक की बत्ती के पीछे मैंने आपको लगाया, उसको ड्राइव न्याजी साहब का नहीं सर, नहीं, आपने असल सवाल का जवाब नहीं दिया, आप इधर उधर घुमाते रहे हमें, राब्तों से मुतल्लिक आपने बताया नहीं, इधर उधर से करके निकल गए आप। न्याजी साहब ने भी आपसे बड़ा अच्छा सवाल किया था, पिछले 2 घंटे से बैठी हुई हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। महमद, जल्दी से मुझे ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी, पहले पीपल्स पार्टी मिलती है काफ लीग से, फिर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मिलते नवाज शरीफ साहब से, क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ ऐसा तासुर जा रहा है कि पीपल्स पार्टी दरमियान में कुछ ब्रोकर कर रही है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए रीना, जहाँ तक मेरी खबर है वो ये है कि मखदूम अहमद महमूद साहब, इनके उधर लंदन में, ये लोग आसपास ही रहते हैं, और वैसे भी इनके फैमिली के बहुत पुराने ताल्लुकात है, शहबाज साहब से बहुत ही गहरे दोस्त भी हैं मखदूम अहमद जो महमूद साहब है। तो ये गालिबन कोई सड़क के ऊपर मुलाकात हुई थी, चाय के लिए अंदर बुला लिया गया, ये उस तरह से रिक्वेस्ट करके कोई मुलाकात नहीं थी, और उस मुलाकात में कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से कोई पैगामात जो हैं वो जा रहे हो। एक वैसे उनका एक्चुअली बहुत ज्यादा फैमिली टर्म्स है, और वो पीपल्स पार्टी के अंदर वो बड़ा अपने आप को, उनकी सिक्योर एक पोजीशन भी है, और वो अपनी सीटें खुद जीत के वो लाते हैं, बड़े स्ट्रांग उधर के हैं साउथ पंजाब के। तो इस मीटिंग के अंदर तो मैं कुछ ज्यादा जो है आई वोंट रीड इनटू इट, जो ये पीपल्स पार्टी वाली जो आप अगर उस तरीके से देखा है। जहां तक काफी की बात है, देखिए अलीना, बात ये है कि मियां साहब एक सियासी आदमी है, और सियासत के अंदर लचक और ये सब तो होता ही है, लेकिन इसके अंदर भी मैं कहूंगी कि जिस तरह न्याजी साहब ने बताया है, चौधरी शुजात साहब की तबीयत नासाज है, तो एक फोन अगर उन्होंने जब फोन किया है, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि किया है, क्योंकि देखिए चौधरी, अलीना मेरी बात मुकम्मल हो गई, चौधरी जो हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा वजहदारी है, उन्होंने ये दिखाया भी है। मुशर्रफ दौर के अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से हमजा शहबाज साहब को भी उन्होंने काफी प्रोटेक्ट भी किया था, इवन अभी भी नहीं, अलीना मेरी बात सुनिए, प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जब वो जेल में थे, क्योंकि स्पीकर है परवेज इलाही साहब, तो वो करते रहे, और ये गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब को बात पसंद नहीं थी, लेकिन वो फिर अफसोस भी जब इनकी वालदा का भी डेथ हुई है, तो उस तरीके से चौधरी की तरफ से जो है हमने हमेशा देखा है कि बहुत वफादारी का वो किया गया मुजाहिरा, और ये भी एक कहा जाता है कि नून लीग के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब शायद एक ऑब्स्टिकल थे कि जो एक थोड़ा सा अगर कभी पैचअप होना था, नहीं होना था, इस तरह की जो चीज है, तो उनकी तरफ से फोन जाना इस मौके पे एक अच्छी बात भी है। फिर जहां तक सियासत की बात है, ठीक है, हाँ, और लेकिन इस मुलाकात को उस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए जिस तनाजुर में देखा जा रहा है सियासी तौर पर ना। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं लेना चाह रही हैं। शहजाद जल्दी से जरा ऐड कर दीजिए। मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जो अगले इलेक्शन के लिए जरूर जो है अलायंसेस भी बनती हैं, हमें भी पता है कि अलायंस का हम बहुत अरसे से जिक्र भी कर रहे हैं, काफ, जेकेटी ग्रुप, साउथ पंजाब, इस तरह के हम पीपल्स पार्टी, वो सारी बात भी चले, तो वो भी एक हो सकता है कि अगले इलेक्शन के लिए, उसके लिए भी मियां साहब भी आगे जो है दूसरे लोगों से, अलायंस से खास तौर के गवर्नमेंट बात करते हैं, लेकिन मैं जो स्पेस तो होती है ऐसे आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाली कॉन्टेक्ट। शहजाद क्या इतना सादी, ठीक है शहजाद, आप इससे इत्तेफाक करते हैं, इतनी सादा सी बात है? जी, मुझे भी लगता है कि इस मुलाकात में हमने ज्यादा नहीं इसको रीड करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सियासतदान मिलते हैं फ्यूचर अलायंसेस के लिए, लेकिन देखिए पीडीएम ने तो खुद आपको बता दिया है ना कि मार्च से पहले तो वो कोई इनकलाबी कदम उठाने के मूड में नहीं है। मार्च 2-3 दफा उनकी मीटिंग्स हुई, सरबराही इजलास हुआ, और उसमें ये तय पाया, एक चीज पे इत्तेफाक हुआ है, तारीख दे दी है 23 मार्च की, 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। इन हाउस तब्दीली, असेंबलियों से इस्तीफे, ये तो पीडीएम खुद ही रद्द कर चुकी है ना मार्च से पहले। मार्च से पहले स्टेटस को ही है शहजाद, मार्च में एक कदम है, लेकिन ये जो है ना, और जिसको कहना जो क्वांटम जंप है, ये मुलाकातें, इन दोनों में फर्क है।
اس لیے انہوں نے ایک قدم لیا کہ کوانٹم جمپ لینا ہوگا نا ان بٹوین ملاقاتیں کر کے, اور آسان فارمولا ہے. اچھا تو یہ جو اتنا لمبا چوڑا گیپ رکھا گیا درمیان میں, یہ جی ہاں اس کے اندر تاکہ وہ کہہ رہے ہیں جو درمیان میں 23 مارچ تک اتنا لمبا گیپ ہے نا, یہ درمیان میں ملاقاتیں کر کے باتیں کر کے کچھ ذرا راہ ہموار کریں گے. بالکل صحیح ہے, تاکہ کٹا کٹی نکلا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا, آپ کی رائے ہم نے محفوظ کر لی ہے. ہمارے 3 اینالسٹ اس کے بارے میں کوئی آپشن نہیں لے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ ریڈ نہیں کرنا چاہیے اس ملاقات کے اندر. نیازی صاحب بڑی صاف بڑا سا ہاں کا آپشن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہو رہے ہیں رابطے, اور وہ جو 23 مارچ کو دھرنے کا اعلان کیا, لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اس کے لیے اسی سلسلے میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جناب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.